प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय श्रीलंका यात्रा पर रहेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगभग 8:30 बजे श्रीलंका पहुंच जाएंगे और उनका स्टे ताज समुदाय में होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कम्युनिटी वेलकम मिलेगा। इससे पहले एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री को 6 श्रीलंकन मंत्री रिसीव करने भी जाएंगे। लेकिन क्या कुछ खास प्रधानमंत्री की श्रीलंका के दौरे पर रहेगा? सबसे पहली बात हो जाएगी कि बायलैटरल्स यानी MOUs, उसमें सबसे अहम हो जाता है डिफेंस कॉर्पोरेशन का एग्रीमेंट, जो लगभग 2 साल के बाद यानी भारत और श्रीलंका के बीच जो डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला था वो काफी लॉन्ग वेटेड था। काफी इंतजार के बाद इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कि जब बायलैटरल टॉक्स होंगी तो MOU डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर भी साइन किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई ऑपोजिशन के लीडर्स से मिलेंगे। उसके बाद अनुराधापुरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जहां महाबोधि के मंदिर भी वो जाएंगे, और उसके बाद रेल इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री राष्ट्रपति श्रीलंका के साथ करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दौरे की पल पल की खबर सिर्फ भारत एक्सप्रेस पर। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ महिमा कटारिया, भारत एक्सप्रेस। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले ने शेयर बाजार में भूचाल ला दिया है। भारतीय बाजार के साथ ही साथ अमेरिकी बाजार में गिरावट का जो दौर है वो जारी है। ऐसे में निवेशकों को भारी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही जो निवेशक है वो लगातार बिकवाली कर रहे हैं। शेयर मार्केट में गिरावट काफी लंबे समय से जारी है, और ये इसलिए है कि ट्रंप के जो एक्शंस हैं, या जिस तरह से उसके बयान हैं, या जिस तरह से उन्होंने बोला है कि हम टैरिफ लगा रहे हैं, उन्होंने टैरिफ लगाया भी है। इसके कारण हम देखेंगे कि जो इंटरनेशनल मार्केट है वो थोड़ा सशंकित हो गया, उसको थोड़ा डाउट हो गया है कि हमारे बिजनेस जो अमेरिका के साथ किस तरह से प्रभावित होंगे। तो पूरा इकोनॉमिक ऑर्डर जो है वो रीसेट मोड में चला गया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या लगातार जो बाजार में गिरावट का दौर है वो जारी रहेगा या फिर थम जाए, क्योंकि ट्रंप की तरफ से सभी देशों में टैरिफ लगाया गया है, जिसमें भारत भी शामिल है, और उसका सीधा असर भारतीय बाजार पर भी नजर आ रहा है। कैमरामैन रोहन के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। पिछले 8 सालों से केंद्र सरकार की आयुष्मान योजना दिल्ली में बंद पर चल रही थी। इससे काफी लोगों को फायदा नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब रेखा गुप्ता सरकार ने कैबिनेट में एक मंजूरी दी है, और इस मंजूरी के बाद कल से यानी कि 5 अप्रैल से दिल्ली वासियों को आयुष्मान योजना का फायदा मिल सकेगा। शुरुआत में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 2.5 लाख दिल्ली की आबादी इस योजना का फायदा उठा सकेगी। जिसके पास भी BPL कार्ड होगा, आयुष्मान का कार्ड होगा, उन्हें सीधे इस योजना का फायदा मिलेगा। कैमरा पर्सन शरद बारिक के साथ आदित्य द्विवेदी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। राहुल गांधी 7 अप्रैल को बिहार आने वाले हैं, पटना आने वाले हैं। इसको लेकर के कांग्रेसियों की तैयारी शुरू हो गई है। बता दें कि ये 2025 का तीसरा दौरा राहुल गांधी का है, और माना जा रहा है कि ये 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के राहुल गांधी बिहार में लगातार दौरा कर रहे हैं, और संविधान बचाओ ये मुद्दा रह रहा है। बिहार में आने के बाद कहीं ना कहीं दलित वोट बैंक जो है उस पर फोकस किया जा रहा है कांग्रेस के तरफ से, कि 2025 विधानसभा चुनाव में दलित वोट बैंक का फायदा कांग्रेस को मिले। हालांकि इसके बाद अध्यक्ष बदलने के बाद, बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाने के बाद कई मीटिंग राहुल गांधी के साथ बिहार के जो संगठन के लोग हैं, जिला अध्यक्ष हैं, उनसे मीटिंग की जा रही है, और तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनके साथ मीटिंग की जा रही है। और राहुल गांधी लगातार बिहार दौरा कर रहे हैं। ये तीसरा दौरा राहुल गांधी का, जिसमें कि अंबेडकर को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, दलित को लेकर के चर्चा कर रहे हैं, संविधान बचाओ, इसका ये मुद्दा रह रहा है इनके दौरे का। अब देखने वाली बात है कि 2025 में राहुल गांधी ने जो मुहिम चलाया है संविधान बचाओ, उस पे कितना वो सफल होते हैं और कितना दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में कर पाते हैं। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति।
वक्फ संशोधन अधिनियम का समर्थन करके जेडीयू ने आरजेडी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है। जैसे ही जेडीयू के तरफ से समर्थन की घोषणा की गई और जिस अंदाज में मंत्री ललन सिंह ने संसद में अपनी बातें कही, आरजेडी ने तीखे हमले तेज कर दिए। इसी दौरान पार्टी के 3 अल्पसंख्यक नेताओं ने पार्टी छोड़ दी और आरजेडी को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया। इस तरह से हमारी पार्टी के जो माननीय सांसद ललन सिंह जी ने वक्त बिल पे चर्चा के दौरान पसमानदा का रट लगाए थे, तो मैं भी एक पसमानदा मुसलमान हूँ, लेकिन इस्लाम के अंदर कोई जात परस्ती नहीं है। और जो ये मुलामा दिखा रहे हैं कि पसमानदा मुसलमानों को इस वक्त बिल से काफी फायदा होगा, ये घोर निंदनीय है और हम इसके एक शब्दों में भर्त्सना करते हैं। आरजेडी ने सीधे तौर पे आरोप लगाया कि अभी तो बानगी है, कई और नेता इस्तीफा देंगे। दूसरी तरफ जेडीयू के तरफ से भी बयान आए जिसमें जेडीयू ने सिरे से खारिज करते हुए उनमें से 2 नेताओं के बारे में साफ साफ कहा कि पहले इन्हें अपनी सदस्यता दिखानी चाहिए, उसके बाद इस्तीफा देना चाहिए। कुल मिला के आरजेडी जिस अंदाज में जेडीयू पर हमलावर है, उसी के समर्थन में पटना के तमाम इलाकों में पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर में नीतीश कुमार को गिरगिट से भी ज्यादा तेज रंग बदलते हुए दर्शाया गया है और नीतीश कुमार को आरएसएस के ड्रेस में पोस्टर लगा दिया गया है। यानी नीतीश कुमार जो ड्रेस पहने हैं वो आरएसएस का ड्रेस है। और इस बाबत आरजेडी ने साफ साफ कहा कि वर्तमान जेडीयू बीजेपी से ज्यादा सांप्रदायिक है और बीजेपी से ज्यादा उग्र रुख इख्तियार कर रही है। ऐसी स्थिति में मुसलमानों के पक्ष में होने का हवाला देने वाले नीतीश कुमार अब पूरी तरह से खुलकर सामने आ गए हैं। कुल मिला के इस मुद्दे पर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने है और जेडीयू अपने बचाव में कई तरह के तर्क तो जरूर दे रही है, लेकिन आरजेडी का सीधा कहना है कि मुसलमान अब उनके पक्ष में नहीं है और आरजेडी को लग रहा है कि यही सही मौका है जब मुसलमानों के रहनुमा बनके जनता के बीच संदेश दिया जा सके। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। झारखंड में एक तरफ जहां अपराध के ग्राफ में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, विपक्ष लगातार सदन से सड़क तक सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, वहीं दूसरी ओर राज्य में स्थिति ये है कि राज्य के 19 जेलों में जेल अधीक्षक तक नियुक्त नहीं किए गए हैं। क्लर्क और अन्य लोगों के भरोसे जेल की पूरी व्यवस्था चल रही है। ऐसा तब है जब हाल ही में बजट सत्र के दौरान डीजीपी ने अमन साहू वाले मामले को लेकर ये कहा था कि राज्य में जेलों से अपराध संचालित किए जा रहे हैं। जब जेल से अपराध संचालित हो रहे हैं और वैसे में जेल अधीक्षक का 19 जिलों में नहीं होना अपने आप में चिंता की बात है और विपक्ष इसी चिंता को सामने रख रहा है। देखिए, जिस राज्य के डीजीपी का बयान हो कि जेल से अपराधी लोगों को धमकी देते हैं और लोगों का दोहन कर रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, और जहां डीजीपी इस प्रकार का बयान देते हो, उस राज्य के 19 जेल में जेलर नहीं हो, तो आप समझ सकते हैं कि यह राज्य सरकार डीजीपी के बयानों को ही मजबूत करना चाहती है, वैसे ही व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है। खुद सरकार में शामिल दलों के लोग भी ये मान रहे हैं कि ये स्थिति ठीक नहीं है। जो भी कमियां हैं हर दृष्टि पर सरकार संज्ञान ले रही है और आप देखें तो सरकार इसमें बहुत ही गंभीर है। लगातार मुख्यमंत्री इस पर समीक्षा करते हैं। ऐसे में उम्मीद यही की जानी चाहिए कि जल्द से जल्द जेल अधीक्षकों की नियुक्ति की जाएगी ताकि कानून व्यवस्था पर उठ रहे सवालों का माकूल जवाब दिया जा सके। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मधुकर आनंद, रांची। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि शाहिद ईदगाह मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 8 अप्रैल को सुनवाई करेगा। दरअसल मुस्लिम पक्ष की ओर से 2 अर्जी सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। एक अर्जी में कहा गया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई जाए जिसमें हिंदू पक्ष की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। दरअसल हिंदू पक्ष की ओर से हरिशंकर जैन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी और कहा था कि मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि प्राचीन स्मारक घोषित हो चुका है
और इसकी देखरेख एएसआई कर रही है। लिहाजा इस मामले में केंद्र सरकार और एएसआई को पार्टी बनाया जाए, जिसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी थी, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। वहीं दूसरी अर्जी में मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि जो 18 केस क्लब किए गए थे उससे संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका थी उस याचिका पर पुनः सुनवाई की जाए, क्योंकि उनकी याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आपको बता दें कि इससे पहले मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष से इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने को कहा था और मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, लेकिन याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था और 18 केस क्लब करने के फैसले को बरकरार रखा था, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने अर्जी दाखिल की है, जिस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर हिंदू पक्ष सहित अन्य से जवाब मांगा है। अब देखना होगा जब 8 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई होगी तो सुनवाई के बाद आगे क्या कुछ कोर्ट आदेश देता है। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन विवेक मठपाल के साथ गोपाल कृष्ण। शुक्रवार को हंगामे के साथ संसद की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वक्फ बोर्ड बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में 12-12 घंटे चर्चा होने के बाद लोकसभा से भी पास हो गया और राज्यसभा से भी पास हो गया। इसको लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने कहा कि संसदीय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिसको लेकर ओम बिरला ने उनको नसीहत दी। साथ ही साथ जब ये नसीहत चल रही थी तो कांग्रेस के सांसदों ने हंगामा किया और हंगामे के बाद जो संसद की कार्रवाई थी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस तरह बजट सत्र का समापन हुआ। पर सबसे बड़ा सवाल कि वक्फ बोर्ड बिल पर अब राष्ट्रपति कब साइन करते हैं और उसके बाद जब ये कानून बनता है तो मुस्लिम समाज इसे कैसे स्वागत करता है इस बिल का, ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में वक्फ बोर्ड बिल मुस्लिम समाज के विकास में कितना परिवर्तन लाता है, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है। उनका कहना है कि इससे गरीब और महिला मुसलमानों को इससे फायदा होगा। आने वाले दिनों में देखना होगा कि इस बिल का कितना फायदा मुस्लिम समाज तक पहुंचता है। कैमरामैन मनु के साथ रमेश कुमार सिंह, भारत एक्सप्रेस। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो गया। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने इस बिल का विरोध किया और अब इसको चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कांग्रेस पार्टी खटखटाएगी। दरअसल कांग्रेस पार्टी का मानना है कि यह बिल असंवैधानिक है और उसी लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख जो है वो कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है और कई नेताओं का कहना है कि जो असंवैधानिकता इस बिल के अंदर देखी गई है उसी के चलते अब सुप्रीम कोर्ट हम लोग जाएंगे और वो ही हमारे पास आखिरी रास्ता है। हालांकि ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस पार्टी के साथ और कौन से इंडिया ब्लॉक के दल हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। हालांकि 2 दिन पहले ही डीएमके की तरफ से कहा जा चुका है कि वो इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेगी, यानी कि 2 दल जो है डीएमके और कांग्रेस पार्टी अब इस बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। लेकिन अभी और कौन कौन से दल उनके साथ शामिल होंगे इस पर अभी भी एक सवाली निशान बना हुआ है। दोनों बिल जो है दोनों सदनों से पास होने के बाद इस बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा और उसके बाद इस बिल को एक नया कानून जो है वक्फ कानून बना दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले क्या जो अपील सुप्रीम कोर्ट के अंदर की जाएगी, क्या कोर्ट इसके ऊपर कोई फैसला सुनाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे की प्रक्रिया इस पूरे बिल को लेकर क्या रहेगी। कैमरा पर्सन विवेक के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होने के बाद देश में कहीं का मुस्लिम समाज उसके समर्थन में है तो कहीं का समाज उसके विरोध में उतर आया है। उसी कड़ी में इंदौर के पलासिया की मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने हाथ में तख्तियां लेकर और काली पट्टी बांधकर इस बिल का विरोध किया है। मुस्लिम लोगों का कहना है कि इससे मुस्लिम समाज के अधिकारों का हनन हो रहा है। मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश है कि ये जो काला बिल जो लाया गया है इसको वापस लिया जाए। इससे मुस्लिम समाज का सभी समाज के लिए कानूनन एक संविधान के खिलाफ बिल है। तो वहीं हिंदू साधु संतों में खुशी की लहर देखी जा रही है। उनका कहना है कि गरीब मुसलमानों का इससे भला होगा। यह वक्फ बोर्ड से जो निचले तबके के मुसलमानों को इसका लाभ नहीं मिल रहा था,
अब सभी को इसका लाभ मिलेगा। अब इस बिल का कितना विरोध होता है और कितना समर्थन होता है, इससे सरकार पर क्या फर्क पड़ता है, ये देखने वाली बात है। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम देश के बड़े स्टेशंस में शुमार है। अगर आप दिल्ली आने वाली ट्रेन में अपना सामान भूल जाते हैं तो निश्चिंत रहिए, आपको रेल मदद ऐप से तो सहायता मिलेगी ही। इसके अलावा यहाँ के स्टेशन मास्टर राकेश शर्मा व्यक्तिगत रूप से आपकी मदद करते हैं। मेरे पास जैसे ही कोई अनआइडेंटिफाइड सामान मेरे पास आता है तो मैं उसकी लोकेशन जानने की कोशिश करता हूँ, वो सामान कहाँ से मिला, उसी को आधार पर PNR नंबर अरेंज करके उसको मोबाइल नंबर अरेंज करता हूँ, उनसे कांटेक्ट करके उनको लौटाने की कोशिश करता हूँ। अब तक 1606 यात्रियों का सामान लौटाया जा चुका है। इनमें लैपटॉप, ईयरबड्स, इसके अलावा कैश भी, जिनकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए थी। इन सबको बाकायदे यात्रियों जिनका सामान भूला हुआ था उनको ट्रेस करके उनको सकुशल वापस लौटाया गया है। इतना ही नहीं, केवल देश के ही यात्री नहीं बल्कि विदेशी यात्री भी शामिल हैं, जिनकी संख्या तकरीबन 40 के करीब है, जिसमें अमेरिका, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, अर्जेंटीना, जर्मनी जैसे तमाम देश के यात्री भी शामिल हैं। क्योंकि नई दिल्ली में लगभग 336 गाड़ियां रोज आती जाती हैं और लगभग 3.5 लाख से 4 लाख के बीच यात्री यात्रा करते हैं। लिहाजा ऐसा बहुत बार होता है जब यात्री ट्रेन में ही अपना सामान भूल जाते हैं और उनको इस बात की चिंता रहती है कि उनका सामान मिलेगा कैसे। लेकिन नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आपकी स्टेशन मास्टर के जरिए और रेल ऐप के जरिए आपकी पूरी मदद की जाती है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अयोध्या में रामनवमी 6 अप्रैल भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में पहली बार जिला प्रशासन द्वारा अयोध्या आए श्रद्धालुओं के ऊपर सरयू जल का छिड़काव किया जाएगा। सरयू जल का छिड़काव ड्रोन से के माध्यम से किया जाएगा और रामलला के दरबार में जो भक्त दर्शन करने के लिए आएंगे उनके ऊपर सरयू जल का छिड़काव किया जाएगा। जिलाधिकारी चंद्र विजय सिंह ने बताया कि ये जो सरयू जल का छिड़काव है ये पहली बार हो रहा है और पहली बार राम जन्मोत्सव का पोस्टर भी जारी किया गया है। पर्यटन विभाग, संस्कृति विभाग और जिला प्रशासन जो है हम लोगों ने एक पोस्टर लॉन्च किया है और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि श्री राम जन्मोत्सव को किस प्रकार भव्य तरीके से हम लोग मना रहे हैं और उसमें हम लोग क्या उसमें एक्टिविटी रहेगी, खासतौर से हर्षल, पूड़ी, ओपी, इन सब की स्टॉल के साथ साथ कल्चर प्रोग्राम रामकथा पार्क में, ये सारी जो चीजें हैं ये एक्टिविटीज पर्यटन विभाग और संस्कृति विभाग जो वो मिलकर इस कार्यक्रम को करेगा बहुत भव्य तरीके से। इसके अलावा अयोध्या में अलग अलग मंदिरों में राम जन्मोत्सव को लेकर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मंदिरों में बधाई गायन गाया जा रहा है। इसके अलावा नगर निगम की तरफ से जो श्रद्धालु यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए उनका पैर ना जले तो इसके लिए रेड कारपेट बिछाई जा रही है। पीने की पानी की व्यवस्था किया जा रहा है। वाटर कूलर, ATM यहाँ पे लगाए गए हैं जिनके माध्यम से जो श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उनको शीतल जल मिल सके। इसके अलावा कड़ी सुरक्षा का भी इंतजाम यहाँ पे है। पैरामिलिट्री फोर्स भी यहाँ पे लगाई गई है और ये खासकर ध्यान रखा जा रहा है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु रामलला के दर्शन करने के लिए आए, भगवान श्री राम के जन्मोत्सव में शामिल होने के लिए आए, उनको किसी तरीके की असुविधा ना हो। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमित गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। पूरे प्रदेश के अंदर बेहतरीन पुलिसिंग के लिए गौतम बुद्ध नगर पुलिस पहले स्थान पर है। पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह की अगुवाई में गौतम बुद्ध नगर के सभी थानों ने IGRS के मामले में पहला स्थान हासिल किया है।
अभी तक पूरे प्रदेश में ऐसा किसी भी जिले में नहीं देखा गया कि जिसमें सभी थानों ने पहली रैंकिंग IGRS के मामले में हासिल की हो। पिछले एक साल से लगातार गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट टॉप 3 में चल रहा था, जिसके बाद आज शासन द्वारा रैंकिंग जारी की गई, जिसमें गौतम बुद्ध नगर कमिश्नरेट पहले स्थान पर आया है। नोएडा से समीर आलम, भारत एक्सप्रेस। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले आए दिन सामने आते हैं। हालांकि इसको लेकर सरकार बहुत सख्त रुख अपनाए हुए है, लेकिन बावजूद इस तरह की घटनाओं पे कोई रोक नहीं लग रही है। ताज़ा मामला जशपुर का है, जो मुख्यमंत्री का गृह जिला है। वहाँ एक छात्रा ने आरोप लगाए हैं कि जिस नर्सिंग कॉलेज में वो पढ़ रही थी, वहाँ की प्रिंसिपल ने उस पर नन बनने का दबाव डाला, धर्मांतरण करने का दबाव डाला। जब लड़की ने उससे इनकार किया तो पहले उसको फेल करने की धमकी दी गई और तब भी वो नहीं मानी तो उसे हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। अब लड़की सामने आई है, उसका परिवार सामने आया है। जशपुर कलेक्टर से लिखित शिकायत लड़की ने की है और जैसे ही ये बात सामने आई, विश्व हिंदू परिषद, अन्य हिंदू संगठन सक्रिय हो गए। उनका कहना है उस संस्था पर, कॉलेज पे कड़ी कार्रवाई की जाए, इस तरह की मांग वो कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने इसकी जांच शुरू नहीं की है मामले की, क्योंकि लड़की ने पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई है। लेकिन ये ज़रूर है कि जशपुर में इस वाली घटना को लेकर राजधानी रायपुर तक थोड़ी चहल पहल बढ़ा दी है और ऐसा लग रहा है कि चूंकि ये मुख्यमंत्री के गृह जिले का मामला है, तो आने वाले दिनों में इस पे और भी बड़े अपडेट्स आ सकते हैं। कैमरामैन अशोक के साथ प्रियंका कौशल, भारत एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़।